गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा, शांति के लिए नोबेल प्राइज विजेता और राजनीतिज्ञ जॉन ह्यूम का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। ये किस देश से बिलोंग करते थे? पहला तो क्वेश्चन मैं आपके लिए आज छोड़ रही हूँ कि इस बार शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है 2019 का, क्योंकि 20 वाला तो अभी कैंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आयरलैंड से थे। जॉन ह्यूम कहाँ से हैं? आयरलैंड से। और अगर इसी आयरलैंड को हम लोग कोरिलेट करें अपने पॉलिटी से या फिर भारत की राज्य व्यवस्था से, तो आपको पता होगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा HDFC बैंक का नया CEO और MD कौन चुना गया है? तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जन धन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? 40 करोड़ हो गई है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है यातीश यादव। नेक्स्ट है हमारा सेबी से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज याद करना बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटीज होगा, ना कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटीज होगा फुल फॉर्म में। तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो जल निश्चय योजना को, जो कि नवंबर में हमारा होना है G20 सम्मेलन। फिर हमारा किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च किया? तो गजेंद्र शेखावत, जो कि जल मंत्री, स्मृति ईरानी, ठीक, इन दोनों ने मिल करके इस पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला हमारा, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? अरुणाचल प्रदेश के। और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। और इससे पहले जुलाई में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ था। अगला हमारा, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को USA द्वारा 1945 में हिरोशिमा, जो कि जापान का एक शहर है, इसके ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था, जिससे वहाँ की 90% जनसंख्या समाप्त हो गई थी। ठीक है, अगला हमारा कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया था? तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। और इससे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फिर हमारा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो इसमें भारत है 4th स्थान पे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है UK और 4 पे क्या है? इंडिया है। ठीक, दुनिया के सभी यूनिकॉर्न का कुल मूल्य कितना है? 1.8 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि इटली की GDP के बराबर है। इसमें सिर्फ और अमेरिका और चीन को मिला दिया जाए तो 78% यूनिकॉर्न उनके पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के किन हिस्सों को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है? तो पाकिस्तान ने कुल 4 हिस्से शामिल किए हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, दूसरा लद्दाख के, तीसरा सरक्रीक। कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सरक्रीक कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण के पास एक लंबी लाइन है, उसे क्या कहते हैं? सरक्रीक कहते हैं। वहाँ पे विवाद भी चल रहा है सरक्रीक को लेके। और चौथा है जूनागढ़। जूनागढ़ से आपको याद आना चाहिए था कि जब वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण शुरू किया था, तो 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एक तो था जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद था, तीसरा था जूनागढ़। हुआ क्या, चलो जम्मू कश्मीर में तो बाद में जब अटैक वगैरह होता है तो उसके बाद वहाँ पे हरि सिंह और भारत के बीच पैक्ट साइन हो जाता है और आर्टिकल 370 बनता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को रिमूव भी कर दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। ठीक, और वहाँ पे मतलब क्या होता है? हैदराबाद को भी मिला लिया जाता है। तीसरा बचता है क्या? जूनागढ़। जूनागढ़ में कराया जाता है जनमत संग्रह। ये क्वेश्चन बनता है हमारा हिस्ट्री में कि जूनागढ़ को किस प्रकार से भारत में विलय कराया गया था? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कराया गया था। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को 370 और 35A के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी क्या है कि इन चारों को
पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक मानचित्र में दिखाया। अच्छा, आपको पता है ये केस पहले भी आ चुका है नेपाल के केस में, ठीक है, अभी उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये इसने जारी कब किया? मानचित्र बना तो लिया, जारी कब किया? जारी किया जिस दिन 5 अगस्त को मैंने आपको बताया कि पहली वर्षगांठ मनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर का यहाँ पे 370 समाप्त किया गया, तो उसी के एक दिन पहले इसको जारी किया गया था, ठीक है। और साथ ही इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? श्रीनगर राजमार्ग कर दिया गया है, ठीक। इसके अलावा सियाचिन सरक्रिक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 2012 में पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया था, ठीक। चलिए, ये तो एक मामला आ ही गया परेशानी का। इसके अलावा नेपाल वाला तो आपको पता ही होगा कि काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए मानचित्र को प्रकाशित किया था नेपाल ने, ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि चीन से भी हमेशा इस समय चीन भी जो पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके अपने पश्चिम में यथा स्थिति बदल दी है, ठीक। तो ये सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूज़ में भी आया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। हुआ क्या है कि बेरूत में 5 अगस्त 2020 को किस केमिकल में भीषण विस्फोट हुआ जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा था कि 10 किलोमीटर दूर मतलब जो घरों में कांच लगे हुए थे उनके शीशे फट गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा विस्फोट रहा होगा। तो ये किससे हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरी स्टोरी समझते हैं यहाँ पे। देखिए, लेबनान की राजधानी है बेरूत। बेरूत में एक है बंदरगाह, बेरूत बंदरगाह उसका नाम है, ठीक। होता क्या है कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक शिप आती है जो कि रिपेयर वर्क के लिए आती है। कब आती है? अच्छा, 2013 में, जो कि जॉर्जिया जा रही होती है, जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही होती है और रिपेयर वर्क के लिए क्या करती है? बेरूत आती है, ठीक। जांच होती है, पता चलता है कि इस पे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट है। अब आप बताइए कि एक विस्फोटक अगर कहीं रखा है और उसका पेपर वर्क सही नहीं हो तो क्या फर्ज बनता है? उसको रोक लो। तो वही किया बेरूत ने। बेरूत बंदरगाह पे क्या किया ऑफिसर्स ने? इसको शिप को ना जाने का निर्णय लिया। अब नहीं जाएगा तो इसको कहाँ रखेंगे? बंदरगाह पे ही स्टोर करेंगे ना, ठीक है। 2013 से इसको स्टोर कर लिया गया। अब हुआ क्या कि स्टोर करने के बाद से ये फट गया। कब? 5 अगस्त 2020। पहली सीख क्या मिली है कि अमोनियम नाइट्रेट को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अगर जगह है उसका तब स्टोर करें, ऐसे कहीं भी इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर बात करें अमोनियम नाइट्रेट की तो ये एक गंधहीन केमिकल पदार्थ है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में, निर्माण और खनन कार्य में, विस्फोटक के तौर पर, ठीक है। तो इससे इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका विस्फोट हुआ है और इतने बड़े लेवल पे हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा कि क्या हुआ है? परमाणु बम फटा हो। डेट कैसे याद रखेंगे? डेट ऐसे याद रखेंगे, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट काफ़ी। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, पहला परमाणु बम गिरा था। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट वाला विस्फोट है इसमें क्या है? ऐसा लगा कि परमाणु बम है, तो लगा तो मतलब 5 अगस्त को ही लगा। कहाँ पे लगा? लेबनान के बेरूत बंदरगाह में, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसकी सीमा सीरिया और इजराइल से लगती है और यहाँ पे 70 लाख की आबादी है जिसमें 54% मुस्लिम है और 40% कितने हैं? क्रिश्चियन हैं, ठीक। याद रखिएगा। अच्छा, देखिए एक और फैक्ट आया है कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस है। इस विस्फोट की आवाज़ वहाँ तक सुनाई दी। और मैंने क्या बताया कि 10 विस्फोट की आवाज़ सुनाई देना और विस्फोट से कितना एरिया प्रभावित हुआ? 10 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ, ठीक। इसके साथ साथ विस्फोट में जो लेबनान का मुख्य अन्नागार था वो भी बर्बाद हो गया और वहाँ पे लेबनान में इस समय 1 महीने से भी कम का अनाज सुरक्षित बचा है, ठीक। और इस समय जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। तो अभी लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान है। प्रधानमंत्री हैं शाद हरीरी, याद रखिएगा। अपने यहाँ कौन सी इस तरह की घटना हुई थी? आप सभी को पता है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 3 दिसंबर को मनाया जाता है
और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी शायद, ठीक है। तो इसके विस्फोट हुआ था यहाँ पे, उसके रिसाव के कारण लोगों की जान गई थी, ठीक। अगला हमारा, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे, ठीक। तो ये इनको क्या कहते हैं, इनको कैग कहते हैं। तो हमारे जो नए कैग होंगे वो कौन होंगे, जो अभी जम्मू कश्मीर छोड़ के आए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, जम्मू कश्मीर छोड़ के मुर्मू आए हैं, तो वहां पे किसे उपराज्यपाल बनाया गया है, मनोज सिन्हा को बनाया गया है उप राज्यपाल, ठीक। याद रखिएगा इसको। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को भारत का 14वां कैग बनाया गया है, नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाया गया। अपना पदभार कब से करेंगे ग्रहण, तो आज से ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अच्छा, किसका स्थान लेंगे, तो राजीव महर्षि का, ठीक। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है। मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1858 में, ठीक है। 1857 में क्रांति हुई थी, 58 में कैग बना था, ठीक। अगला हमारा, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी को रैंकिंग मिली है, तो यहाँ पे रिलायंस को मिली है यहाँ पे फ्यूचर ब्रांड के रूप में रैंकिंग। और पहली अमेरिकी कंपनी है एप्पल, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी है एप्पल। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रिलायंस इस सूची में शामिल हुआ और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे स्थान पे पहुंच गया, ठीक। इसका मार्केट जो कैपिटल है वो इस समय 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। और अभी आपको पता है कि रिलायंस ने अपने शेयर्स भी बेचे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसने लिया है, 9.9% का फेसबुक ने लिया है, ठीक। चलिए, तो ऐप आ गया है। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वे ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इसके साथ साथ रेटिंग और रिव्यू देना नहीं भूलेंगे। बाकी जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो इतनी चीज़ें वहाँ पे भरी पड़ी हैं कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, राम मंदिर का पूजन तो हो गया 5 अगस्त को। अब ये भी जान लेते हैं कि मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, मंदिर को बनाया जाएगा नागर शैली में। मैंने आपको यहाँ पे इमेज भी आप देख लीजिए कि कैसे बन रहा है। देखिए, थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे बन रहा है, आप देख रहे हैं, इसको जमीन पे नहीं है, जमीन से पहले ऊंचाई दी जा रही है, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्वज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप इसके बारे में मैं भी आके आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ। फिलहाल याद रखिएगा, नागर शैली में बनाया जा रहा है, ठीक, याद रखिएगा। और इसमें 5 गुंबद होंगे। तो क्या सच में 5 गुंबद होंगे? चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 5 गुंबद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 5 गुंबद है, ठीक, याद रखिएगा। और अच्छा, नागर शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले नगरों का निर्माण हुआ था, इस नगरों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। इसे 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूदा शासकों द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। इसकी पहचान और विशेषताओं में समतल छत से उठते हुए शिखर की प्रधानता जानी जाती है। इसमें मंदिर के आधार से शिखर तक चतुष्कोणी होते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बटे होते हैं, जिनके नाम है मूल बोले तो आधार, गर्भगृह और मशरक बोले तो नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा बोले तो दीवार, कपोत को कार्निस, शिखर, गल को गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभसूल सहित कलश, ठीक है। तो ये कुल 8 भागों में विभाजित होता है मंदिर। इसमें क्या है, नागर शैली में मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है, जिसे जगती कहा जाता है, ठीक है। मंडप गर्भगृह के ठीक सामने मौजूद होता है। ये शिखर से सुशोभित होते हुए गर्भगृह के ठीक ऊपर होते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं इयोन मार्गन, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी दिन बाद स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है, ठीक। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 213 छक्के लगाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इन्होंने 211 छक्के का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, जिन्होंने 171 छक्कों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था, इनका रिकॉर्ड तोड़ा किसने? महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला हमारा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है।
6 तारीख को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 7 तारीख को हैंडलूम दिवस। उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करना और इस उद्योग को उजागर करने के लिए, क्योंकि एक टाइम था जब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें, गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते थे ना, तो इसी तरह हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय कलकत्ता टाउन हॉल में जो स्वदेशी मूवमेंट आया था उसको चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस चुना गया है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में यही किया गया था कि विदेशी जो चीज़ें उनका प्रयोग नहीं करेंगे और उसके साथ साथ स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। फिर हमारा आरबीआई की रेपो दर में कितना बदलाव किया गया है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है आरबीआई ने अपने रेपो रेट में। अच्छा, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें आरबीआई ने मौद्रिक नीतिगत दरों को पहले के जैसा बनाए रखने का निर्णय लिया। मतलब रेपो रेट को 4% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर बैंक दर को भी 4.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेन रिजर्व के बारे में, तो 31 जुलाई 2020 तक भारत का फॉरेन रिजर्व 56.8 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 536.6 बिलियन डॉलर हो गया है। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो एमपीसी का गठन हुआ था नीतिगत ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए 2016 में। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और इस समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर बोले तो कौन? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 90% कर दिया है। और यह सीमा कब तक रहेगी? 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। आरबीआई ने विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने बयान में कहा कि घरों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को आगे और कम करने के मकसद से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों और अन्य अलंकारों को गिरवी रखकर लिए जाने वाले कर्ज के संबंध में स्वीकार मूल्य पर ऋण का अनुपात बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके साथ साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बीओ की क्लास चल रही है। डेली इवनिंग में 7 से स्टार्ट होता है, 7 से 11 क्लास चलती है। ठीक, तो इसके अलावा आप वहाँ पे वेबसाइट पे और एप्लीकेशन में आकर टेस्ट भी दे सकते हैं और हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।